हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम लोगों ने शॉर्ट टेस्ट जो फर्स्ट का प्रीम्पशन का केस डिस्कस किया था, एफसीएफ शेड्यूलिंग डिस्कस की थी। अब हमें समझ में आया कि अगर प्रीम्पशन नॉन प्रीम्पशन का केस है तो सीपीयू कोई अनदर प्रोसेस सीपीयू को वहां से ले नहीं सकता किसी अनदर प्रोसेस से। बट अब हमें डिस्कस करना है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये केस कौन सा केस है? एसजेएफ शेड्यूलिंग का, एसजेएफ सीपीयू शेड्यूलिंग का प्रीम्पशन का केस है। प्रीम्पशन का मतलब क्या है कि सीपीयू ने कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में से उठाया और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट जो प्रोसेस सीपीयू के पास रनिंग स्टेट में था, सीपीयू उसके ऊपर काम करने लग रहा था, रेडी क्यू के अंदर कोई और अनदर प्रोसेस आया, उस प्रोसेस का अगर बर्स्ट टाइम कम है तो सीपीयू को क्या करना पड़ेगा? पहले उस वाले प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा और जो बर्स्ट टाइम सबसे कम था उसको शेड्यूल करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रीम्पशन का केस हो गया कि वहां पर इसने सीपीयू से दूसरे प्रोसेस ने जिसका बर्स्ट टाइम कम था उसने सीपीयू को यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो उस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो अब हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं? 6 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास सिस्टम के अंदर 6 प्रोसेसेस हैं, P1 अप टू P6 तक। उनको हमें अराइवल टाइम गिवन है। प्रोसेस P1 है वो 0 टाइम पे यूनिट पे आया है एंड प्रोसेस P2 1 टाइम यूनिट पे आया है एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें बर्स्ट टाइम गिवन है यहाँ पर कि सबसे 8 4 2 1 3 2, ये हमें बर्स्ट टाइम गिवन है। ये टेबल हम लोग डिजाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर गैंट चार्ट पे आ जाओ। अब इसमें कोई भी वेट नहीं करना पड़ा सीपीयू को, क्योंकि 0th टाइम यूनिट पे हमारे पास रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस है पी नोट, P1 नाम का कोई प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम क्या है? 0। तो देखो अब हमें इसको गैंट चार्ट जब हम लोग इसका बनाते हैं तो हमें हर एक सेकंड के ऊपर चेक करना है, 0 सेकंड पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, अप टू सो ऑन। तो हमें हर सेकंड के ऊपर चेक करना है कि रेडी क्यू के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस तो एग्जिस्ट नहीं करता जिसका बर्स्ट टाइम कम हो। तो हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले 0th टाइम यूनिट पे देखेंगे। 0 टाइम यूनिट पे ये रेडी क्यू है हमारी, अराइवल टाइम से हमें रेडी क्यू का पता चलता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे हम लोग, P1 से लेके P6 तक हमारे जो प्रोसेसेस है उनका बर्स्ट टाइम देखेंगे। बट पी नोट पे देखेंगे ना सबसे पहले, अभी तो 0th टाइम यूनिट हुआ है, P2 नाम का प्रोसेस तो 1 पर आना है। बट P1 0 टाइम यूनिट पे सिर्फ एक ही प्रोसेस है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया? सीपीयू असाइन कर दिया, ठीक है। अब वो 1 सेकंड के लिए चला। 1 सेकंड पे अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास रेडी क्यू के अंदर एक और प्रोसेस आ गया P2 नाम का, बट उसका बर्स्ट टाइम क्या है? कम है। और ये वाली शेड्यूलिंग क्या कहती है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये शेड्यूलिंग क्या कहती है? अगर कोई बर्स्ट टाइम कम होगा रेडी क्यू के अंदर तो पहले उसको शेड्यूल करना पड़ेगा, ना कि P1 प्रोसेस को कंटिन्यू चलने देगा। तो अब हमें क्या करना है? P1 प्रोसेस को तो कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है और P2 प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना है। तो अब देखो P1 नाम का प्रोसेस सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही चला, तो उसको कितनी सेकंड के लिए अभी और चलना है? अभी 7 सेकंड के लिए उसको और चलना है। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया कि इसको 7 सेकंड के लिए अभी और चलना है, ठीक है। उसको और सीपीयू चाहिए 7 सेकंड के लिए। अब देखो 1 टाइम यूनिट पे कौन सा प्रोसेस आया? P2 नाम का प्रोसेस आ चुका है। अब P2 नाम के प्रोसेस को सिर्फ 4 सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए, तो इसको मैंने अब यहाँ पर 1 टाइम यूनिट पे हम लोगों ने P1 प्रोसेस को और P2 प्रोसेस को कंपेयर किया। P1 प्रोसेस को तो सीपीयू चाहिए था 7 सेकंड के लिए और P2 प्रोसेस को सीपीयू चाहिए था सिर्फ 4 सेकंड के लिए। किसका बर्स्ट टाइम कम हुआ? P2 नाम के प्रोसेस का क्या हुआ? बर्स्ट टाइम कम हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? P2 नाम को P2 नाम के प्रोसेस को क्या कर दिया? सीपीयू असाइन कर दिया। तो P2 नाम के प्रोसेस ने क्या किया? 1 सेकंड के लिए चला। अब हमें 2 टाइम यूनिट पे हमें फिर से चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ ये 3 प्रोसेसेस ही है,
जो हमारे रेडी क्यू में आ चुके हैं P1, P2 एंड P3, 3 प्रोसेसेस आ चुके हैं। अब तीनों काम मुझे क्या करना है, देखो अब यहाँ पर कितने सेकंड के लिए और चलना है, इसको सिर्फ ये 1 सेकंड के लिए चला था, अब इसको 3 सेकंड के लिए अभी और सीपीयू चाहिए। P1 को 7 के लिए चाहिए, P2 को 3 सेकंड के लिए चाहिए, P3 को कितने सेकंड के लिए चाहिए, 2 सेकंड के लिए। अब किसको मिलेगा सीपीयू, P3 प्रोसेस को चले मिलेगा, क्योंकि 7, 3 और 2 में से बर्स्ट टाइम सबसे कम P3 प्रोसेस का है 2, तो हम लोगों ने क्या किया, P3 प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर दिया। ठीक है, अब थर्ड टाइम यूनिट पे हम लोगों ने चेक किया, हमारे पास रेडी क्यू के अंदर कौन सा प्रोसेस आ चुका है। अब हमारे पास P4 नाम का प्रोसेस भी आ चुका है। P4 को भी अभी इसको 1 सेकंड के लिए चला था, 1 सेकंड के लिए और इसको सीपीयू चाहिए अभी। तो अब देखो P4 प्रोसेस का भी बर्स्ट टाइम क्या है 1, P3 प्रोसेस का भी क्या है बर्स्ट टाइम 1। तो अब हमें किसको प्रोसेसर देना है, किसको सीपीयू ही असाइन करके रखना है, जो प्रोसेस करंटली अगर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो दोनों का क्या हुआ, बर्स्ट टाइम सेम हो गया। अगर बर्स्ट टाइम सेम होता है तो हमें चेक करना होता है अराइवल टाइम, कि किसका अराइवल टाइम सबसे पहले है। तो अब हमें बर्स्ट टाइम सेम होने पे अराइवल टाइम को चेक किया, तो P3 प्रोसेस तो आया 2 सेकंड पे, P4 प्रोसेस आया 3rd सेकंड पे, तो किसका बर्स्ट टाइम कम हुआ, P3 नाम के प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम हुआ, अराइवल टाइम कम हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, P3 को ही एग्जीक्यूट होने दिया, P4 प्रोसेस को हम लोगों ने सीपीयू नहीं दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, P3 नाम का प्रोसेस ने तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और वो सिस्टम से एग्जिट हो चुका। ठीक है, तो मैं इस लाइन को कट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। P3 नाम के प्रोसेस ने तो अब काम करना खत्म कर दिया अपना। ठीक है, अब देखो P4 पे हम लोगों ने अब 4 टाइम यूनिट हो चुका, 4th टाइम यूनिट पे हम लोग चेक करेंगे कौन से प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम क्या है कम है। तो P1, P2 एंड P4, अब तीनों में से हम लोगों ने चेक किया कि किसका बर्स्ट टाइम कम है, P4 नाम के प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है। तो हम लोगों ने क्या किया, P4 को असाइन कर दिया सीपीयू, और P4 को सिर्फ 1 ही सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए था, तो उसने अपना काम क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ये P4 नाम का प्रोसेस भी क्या हो चुका है, एग्जिट हो चुका है हमारे सिस्टम से, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ 5th टाइम यूनिट पे। 5th टाइम यूनिट पे हमारे सिस्टम में कौन कौन सा प्रोसेस है, P1, P2 एंड P5 एंड P6, सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं। अब किसको सीपीयू मिलेगा, P1 को तो 7 सेकंड के लिए चाहिए, P2 को 3 सेकंड के लिए चाहिए, P5 को 3 के लिए, 6 को 2 सेकंड के लिए। सबसे बर्स्ट टाइम किसका कम है, 6th वाले का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो इसको क्या करूंगी मैं, सीपीयू असाइन कर दूंगी, और मैंने इसको क्या किया, सीपीयू असाइन कर दिया। ठीक है, और ये क्या किया, इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और सिस्टम में से एग्जिट हो गया। ठीक है, अब हम फिर से बस टाइम चेक करेंगे। P6 वाले ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, अब 7th सेकंड हो चुकी है। अब हम लोगों ने फिर से चेक किया, अब देखो P2, P5 एंड P1, 3 प्रोसेसेस बचे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो P2 वाले प्रोसेस का और P5 वाले प्रोसेस का क्या है, बस टाइम अब सेम है, इसको भी 3 सेकंड के लिए चाहिए, इसको भी 3 सेकंड के लिए चाहिए। तो अब हमें किसको सीपीयू साइन करना है, जिसका अराइवल टाइम पहले है। तो अराइवल टाइम किसका पहले है, P2 नाम के प्रोसेस का अराइवल टाइम पहले है, तो P2 वाले प्रोसेस को हम लोगों ने क्या किया, सीपीयू असाइन कर दिया और उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा। तो P2 भी क्या हो गया, अब सिस्टम में से एग्जिट हो चुका है। ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया। अब कौन सा प्रोसेस बचा, P5 एंड P1, तो किसका बर्स्ट टाइम कम है, P5 वाले प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है, तो P5 वाले प्रोसेस को मैंने सीपीयू साइन किया और उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। तो ये भी अपने सिस्टम में से अब क्या हो चुका है, एग्जिट हो चुका है, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब P1 वाले प्रोसेस ही बचा है सिर्फ, तो P1 वाले प्रोसेस को 7 सेकेंड यूनिट के लिए, टाइम यूनिट के लिए चाहिए, तो इसको भी मैंने क्या किया, सीपीयू साइन किया अब, और इसने भी क्या किया, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया और ये एग्जिट हो चुका। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अब हमें ये वाली टेबल डिजाइन करनी है, तो देखो अब यहाँ पर गैंट चार्ट से कंप्लीशन टाइम निकाल लेंगे हम लोग। P1 नाम के प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट किया, देखो यहाँ पर 1 टाइम यूनिट पे नहीं किया है, क्योंकि उसको तो 8th टाइम यूनिट के लिए चलना था। अब देखो P1 प्रोसेस गैंट चार्ट से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये 20th सेकंड पे उसने अपना कंप्लीशन टाइम क्या किया, खत्म किया। अब P2 प्रोसेस पे आ जाओ, P2 ने कब एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया,
यहाँ से P2 को आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर 10th टाइम यूनिट पे उसने क्या किया, अपना कंप्लीशन टाइम खत्म किया, कंप्लीट हो चुका वो प्रोसेस। अब P3 को चेक किया हम लोगों ने 4th टाइम यूनिट पे, P4 को चेक किया हम लोगों ने P5 सेकंड पे, 5th प्रोसेस को हम लोगों ने चेक किया, 5th प्रोसेस हमारा ये वाला है, तो ये 13th सेकंड पे, एंड 6th प्रोसेस को हमने चेक किया, 6th प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हुआ है, 7th टाइम यूनिट पे। तो ठीक है, आई होप आपको ये कंप्लीशन टाइम वाली टेबल समझ में आई होगी, कैसे किया हम लोगों ने। टर्न अराउंड टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से हम लोगों ने टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया। अब वेटिंग टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है इसका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, हम लोग इस टेबल में से निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम भी। और रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू ने कब सिग्नल दिया, कब उसने उसको रिस्पॉन्स किया, सीपीयू का रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम। तो अब देखो P1 वाले प्रोसेस को सीपीयू कब दी मिला था सबसे पहले, तो 0 टाइम यूनिट पे, तो 0 टाइम यूनिट क्या हो गया इसका, रिस्पॉन्स टाइम। अब P2 प्रोसेस को देखो, P2 को कब मिला सबसे पहले सीपीयू 1 पे, P3 को देखो 2 पे, P4 को देखो 4th पे, और P5 को चेक किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले सीपीयू कब मिला उसको 10th यूनिट पे, और P5 का चेक किया हम लोगों ने, P6 का चेक किया हम लोगों ने 5th पे। तो इस टाइप से हम लोग इसका रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं। और इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, इन सब का सम करके डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसेस यहाँ पर 6 है, तो इनका अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो हम लोग इनका सम करके एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो इसका सम कितना होता है, 24 डिवाइडेड बाय 6, तो इज इक्वल, ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है। इसकी भी लिमिटेशन यही है कि इसके अंदर बर्स्ट टाइम को पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। इसकी एक लिमिटेशन और भी है कि सपोज करो कोई भी प्रोसेस है, मान लो ये P1 नाम का प्रोसेस ही है, इसको 8th टाइम यूनिट के लिए नहीं, सपोज करो 40 टाइम यूनिट के लिए इसको सीपीयू चाहिए था, तो अब ये वाला प्रोसेस तो वेट ही करता रह जाएगा, क्योंकि और जो रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस आएंगे हमारे P2 अप टू P6 तक, उनका वेटिंग टाइम, उनका एग्जीक्यूशन टाइम तो क्या है, मिनिमम है, तो P1 प्रोसेस को तो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, P1 प्रोसेस बार बार अपनी टर्न के लिए वेट ही करता जा रहा है, मींस वो सीपीयू के लिए स्टार्व ही करता जा रहा है। अब यहाँ पर तो 6 प्रोसेस की ही बात की है मैंने, और भी तो प्रोसेसेस आ सकते हैं रेडी क्यू के अंदर, तो मान लो बहुत ज्यादा प्रोसेसेस आ गए, तो P1 प्रोसेस की तो टर्न ही नहीं आ पाई, तो इसमें क्या हुआ, सी प्रोसेस P1 को बार बार वेट करना पड़ा अपनी टर्न के लिए, उसको स्टार्व करना पड़ा सीपीयू के लिए। तो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी क्या है, डिसएडवांटेज है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।